हेलो फ्रेंड्स। पहले हमने अपनी जो पिछली वीडियो उसमें फर्स्ट हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस वाला टॉपिक किया था उसके न्यूमेरिकल वगैरह हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, कैसे काम करते हैं, वो सारा देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं हमारे, तो जब चार्ज हमारे रेस्ट में होते हैं तो उसके अराउंड जो फील्ड बनती है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब उस फील्ड का क्या रीजन होता है, वो फील्ड क्यों बनती है और वो क्या काम करती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का अगर मैं डायग्राम से हम आपको समझाते हैं, जैसे हमने मान लिया कोई भी हमने एक चार्ज मान लिया, मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज ही मान लिया, तो इसके अबाउट मैं क्या कर देता हूँ, एक रीजन बना देता हूँ। इसका एक रीजन हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस रीजन के अंदर क्या करेगा, ये इफेक्ट डालेगा। और कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई चार्ज हम लेके आते हैं, तो जब तक कोई इस रीजन से बाहर रहेगा उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ना ही अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लेकिन वो जैसे ही इस रीजन के यहाँ पर आएगा, इसकी बाउंड्री के ऊपर आएगा, इसके अंदर आएगा, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से लगेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, अगर हम इसकी डेफिनेशन दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होगी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी, द स्पेस और रीजन around the charge in which its force of attraction or repulsion is experienced by another charge। तो देखो इसके अंदर हमने बताया था स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। तो वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने डिस्कवर किया था भाई, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे। फैराडे ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था। अब देखो इसके अंदर हमारे पास एक सोर्स चार्ज होता है, एक टेस्ट चार्ज होता है। अगर हम बात करते हैं सोर्स चार्ज की, सोर्स चार्ज को हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल क्या से हम इसको डिनोट करते हैं सोर्स चार्ज को। और सोर्स चार्ज हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, वो चार्ज होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है अपने चारों तरफ के एरिया के अंदर। तो सोर्स चार्ज को हम क्या लिखेंगे, द चार्ज which create an electrostatic field around its। तो जो क्या करता है भाई, अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। उसको हम क्या बोल देते हैं, सोर्स चार्ज बोल देते हैं। एक होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सिंपल स्मॉल क्या नोट से डिनोट कर देते हैं। तो टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होता है, जैसे जिस भी चार्ज को, जैसे हमने यहाँ पर क्या नोट मान लिया, तो ये हमारे पास एक स्मॉल चार्ज होता है, और जो सोर्स चार्ज होता है वो क्या होता है, बड़ा चार्ज होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या होता है, इसको यूनिट पॉजिटिव वैल्यू हम इसकी एज्यूम कर लेते हैं भाई। तो वो चार्ज जिसको हम इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आते हैं, जिसके ऊपर ये सोर्स चार्ज अपना क्या दिखाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज बोल देते हैं। तो टेस्ट चार्ज हमारे पास क्या हुआ, द चार्ज on which the force of
attraction, the force of attraction or repulsion is shown by source charge। कि जब हम क्या करते हैं, सोर्स चार्ज को क्या करेंगे, सोर्स चार्ज के पास इसको ले, तो देखो इसके अंदर क्या है, जब हम इस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेके आते हैं तो इसके ऊपर क्या करता है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन शो करता है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टेस्ट चार्ज हम बोल देते हैं। अगर हम बात करते हैं सोर्स चार्ज की, तो सोर्स चार्ज होता है भाई, उसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और हम उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे भी उसको ले सकते हैं, और जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है उसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। वो क्यों लेते हैं उसका रीजन अभी आपको बताऊंगा, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये था भाई हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम ई से दिखा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, जैसे हमने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया, उसके ऊपर कोई सोर्स चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो उस पॉइंट के ऊपर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बात की है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कितनी ज्यादा वीक है, वही क्या बताती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the strength of electric field at any point is known as electric field intensity। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और हम क्या बता सकते हैं, वही इसका एक फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज हम इसको बोल सकते हैं, या फिर जो और चार्ज हमें कौन सा लेना है, जो हमने टेस्ट चार्ज लेते हैं वो टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इसकी यहां से डेफिनेशन और बन जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, और यहां से हमने उसकी डेफिनेशन बता दी। अब देखो अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो यूनिट हमारे पास क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो देखो फोर्स किसके अंदर होता है, न्यूटन के अंदर, और चार्ज किसके अंदर होता है, कूलम के अंदर। तो न्यूटन पर कूलम इसकी क्या होगी, यूनिट हो जाती है। अब इसके अंदर देखो, अगर हम अपने सोर्स चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखो भाई, हमने मान लिया हमारे पास एक सोर्स चार्ज है, हमने कैसा ले लिया, पॉजिटिव सोर्स चार्ज ले लिया, और यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव ही क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज रख दिया, प्लस क्या अमाउंट। अब देखो ये जो सोर्स चार्ज है, ये हमारे इसके ऊपर जो चार्ज हो क्या है, प्लस क्या हो गए। अब ये सोर्स चार्ज जब इसके ऊपर, और ये जो टेस्ट चार्ज है इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लाई करता है, तो इसको क्या करेगा, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेंगे तो फोर्स की साइड में लग जाएगा, इस साइड में इसका फोर्स लगेगा। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स की है। तो और यहां से जब हम दिखाएंगे, जब हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, तो डायरेक्शन किसके अलोंग होगी,
जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन के अनुरूप क्या हो जाएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी क्या हो जाएगी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हमने इसकी क्या दिखा दी भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव हमने सोर्स चार्ज लिया था और पॉजिटिव हमने क्या लिया टेस्ट चार्ज लिया। तो दोनों के बीच में हमने क्या दिखा दी रिपल्सन दिखा दी और यहाँ से हमें फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का ही पता लग गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं सोर्स चार्ज को क्या ले लेता हूँ नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लेते हुए, ये हमने नेगेटिव सोर्स चार्ज ले लिया माइनस क्या हो और यहाँ पर हमने क्या ले लिया वही टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस क्या हो। अब देखो जो ये नेगेटिव है इस पॉजिटिव क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, जब ये इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसकी तरफ जो फोर्स लगेगा वो किस साइड में लगेगा इस साइड में लग जाएगा और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी इस साइड में हो जाएगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो फोर्स होगा दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी सेम रहेगी इसके अंदर। अब देखो अगर हम ये कहते हैं भाई इस इन दोनों केसेस के अंदर हमने जो टेस्ट चार्ज लिया है वो कैसा लिया है पॉजिटिव लिया है, अगर हम इसमें टेस्ट चार्ज को नेगेटिव क्यों नहीं लेंगे तो इसके अंदर देखो सबसे पहली बात तो क्या है, अगर जो टेस्ट चार्ज होगा उसकी वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी बिल्कुल स्मॉल लेनी पड़ेगी नेग्लिजिबल। क्यों, क्योंकि अगर हम इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू को ज्यादा ले लेते हैं तो ये क्या करेगा इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट करेगा उसको डिस्टर्ब करेगा, या तो उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी या फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी कम आएगी। तो एक्चुअल वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे अगर हम इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या कर लेते हैं ज्यादा ले लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई एक लिमिट लगा देते हैं कि जो हमारा जो टेस्ट चार्ज होगा उसके ऊपर लिमिट लगाओ। तो इसके लिए लिमिट लगाने के बाद हमारे पास क्या होती है भाई ई के जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फोर्स यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ डिवाइड बाई क्यू नोट और यहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं लिमिट कि जो क्यू नोट है वो टेंड्स टू 0, यानी क्यू नोट की जो वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होगी, यानी एक्चुअल में 0 नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट 0 के इक्वल जाएगी वो। तो ये क्या करेगा जितना इसका चार्ज कम होगा उतना ये क्या करेगा इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट कम करेगा और हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकल के आएगी एक्चुअल वैल्यू आने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या था भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और किस तरह से क्या करेगी काम करेगी और टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज को हम कैसे लेंगे। अब क्या होगा जैसे मान लेते हैं हम अगर टेस्ट चार्ज को हम अपना पॉजिटिव मान लेते हैं, अब देखो जो टेस्ट चार्ज होता है ना उसके ऊपर जो चार्ज हम लेते हैं वो मिनिमम चार्ज एज्यूम करेंगे। मिनिमम चार्ज हमारे पास कितना होता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि ऑलमोस्ट हम उसको क्या मानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज मानते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ अगर हम सोर्स चार्ज को क्या लेते हैं पॉजिटिव ले लेते हैं, सॉरी जो टेस्ट चार्ज होता है उसको पॉजिटिव हम ले लेते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब ये सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसको क्या करेगा रिपेयर करेगा तो ये भी तो कुछ इसके ऊपर फोर्स लगाएगा क्योंकि इसके पास भी तो अपना खुद का कुछ ना कुछ वैल्यू है चार्ज की। तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की इस केस में क्या आएगी थोड़ी कम आएगी, ठीक है। लेकिन जब हम क्या करते हैं सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले लेते हैं और हमारा टेस्ट चार्ज क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या आ रहा है अट्रैक्शन होगा तो जो प्लस क्या चार्ज है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आएगा तो इसका चार्ज क्या होगा इन दोनों का इंक्रीज होगा क्योंकि अट्रैक्शन शो करेंगे, इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं जो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज जो इनका जो इफेक्ट होता है टेस्ट चार्ज का इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के ऊपर हम उसको क्या कर लेते हैं इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट नहीं करते और हम यही मान के चलते हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर कितना चार्ज है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। क्योंकि देखो अगर हम इस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव ले लेते हैं, यानी अगर हम टेस्ट चार्ज नेगेटिव लेंगे तो जब टेस्ट चार्ज नेगेटिव लिया जाएगा तो हम हमेशा सोर्स चार्ज को कैसा लेंगे पॉजिटिव लेके चलेंगे। अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव ले लेते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या जाएगा अट्रैक्शन जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा जो हमारा सोर्स चार्ज होगा उसके अंदर एंटर कर जाएगा तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होगा वो इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन का कुछ मास भी होता है और चार्ज भी होता है, तो जो बॉडी होगी उसका मास और चार्ज के ऊपर क्या पड़ेगा इफेक्ट पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो टेस्ट चार्ज होगा उसको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेते हैं और जो सोर्स चार्ज होगा उसको हम क्या ले लेते हैं भाई अपना पॉजिटिव सोर्स चार्ज लेते हैं ताकि इनके बीच में क्या हो जाए रिपल्सन हो जाए और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन
ना कर सके। तो इस वजह से हमारा जो सोर्स चार्ज उसको हम नेगेटिव नहीं लेते और जो सोर्स चार्ज उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो टेस्ट चार्ज होगा उसको भी हम कैसा लेते हैं, अपना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम बता देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है किसकी वजह से, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसको हम निकाल के देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये वर्क करता है। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर कोई चीज मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हम करते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की जैसे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो पॉइंट चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी वैल्यू निकालें भाई। अब देखो सबसे पहले इसका डायग्राम हम बनाते हैं। यहां पर मैंने मान लिया भाई कोई ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, या फिर कोई भी पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर मैंने अपना सोर्स चार्ज रख दिया भाई प्लस क्यू। अब इसे आर डिस्टेंस दूर हमने एक पी पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया, पी पॉइंट। ये कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, आर डिस्टेंस है। तो आर डिस्टेंस दूर मैंने एक पी पॉइंट एज्यूम कर लिया, वहां पर मैंने क्या रख दिया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने रख दिया भाई। अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर मुझे क्या दिखाना है, और हम मान लेते हैं कि जो पी पॉइंट है ये क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पर इस पी पॉइंट के ऊपर हमें किसी वैल्यू बतानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बतानी है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब यहां से सबसे पहले देखो, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या भाई, F डिवाइडेड बाई क्या नोट। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत है, फोर्स की। और ये कौन सा फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में लग रहा है, तो सिंपली कौन सा फोर्स होगा, कूलम्ब्स फोर्स होगा। तो सबसे पहले हम इस कूलम्ब्स फोर्स की वैल्यू निकालते हैं और फिर उस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो यहां से फोर्स की वैल्यू निकालो भाई। फोर्स हमारे पास क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या वन क्या हो, फर्स्ट चार्ज क्या हमारे पास कैपिटल क्या होगा, सेकंड चार्ज हमारे पास क्या है, क्या नोट है, डिवाइड बाई इनके बीच की डिस्टेंस आर, और इसका क्या होगा स्क्वायर इनटू में। अब देखो ये क्या हो, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स की साइड में लगेगा भाई, इस साइड में लगेगा, इसको रिपेल, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। तो इसका अगर हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे तो ये क्या आर है, और इसी के लोग ये जा रहा है, तो आर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। अगर हम इस फोर्स की वैल्यू, ये जो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू में आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई टोटल हम क्या कर देंगे, क्या नोट से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो क्या नोट से क्या नोट हमारे पास कैंसिल हो गया भाई। क्या बचा लास्ट में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आई तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्या हो डिवाइड बाई आर स्क्वायर और इनटू में आर का यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर को हटाओगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो जब इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम तब पुट करेंगे जब हमें इसके क्या दिखाने होंगे, कोऑर्डिनेट दिखाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये हमारे पास क्या जाता है, फार्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो डिस्टेंस होगी उसके ऊपर किस तरह से वेरी करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्फीयर के। यानी अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। और अगर डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो देखो नेक्स्ट हम क्या करते हैं भाई, ये तो हमने इसके लिए बता दिया। अगर हम इसको क्या करते हैं, इस पॉइंट चार्ज को कोऑर्डिनेट के अंदर लेके जाते हैं तब इसकी क्या वैल्यू आती है। यानी अगर मैं इसको जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड, उसके अंदर क्या करता हूँ, इस डायग्राम को सेटअप कर देता हूँ, तो तब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू आएगी। तो देखो टॉपिक वही है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लेकिन सिर्फ हम इसका क्या करें, डायग्राम चेंज कर रहे हैं। तो डायग्राम चेंज करने की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, तो हमने क्या कर दिया, वही 3 कोऑर्डिनेट एज्यूम कर दिए, एक्स कोऑर्डिनेट,
वाई और जेड। यहाँ पर हमने अपना सेंटर पॉइंट मान लिया ओ। अब इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या मान लिया, कोई पॉइंट ए मान लिया, इसके ऊपर हमने अपना सोर्स चार्ज प्लस क्या रख दिया, और यहाँ पर हमने क्या मान लिया, पी पॉइंट मान लिया। इस पी पॉइंट के ऊपर हमने अपना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। यूनिट पॉजिटिव का क्या मतलब होता है भाई, इसकी जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू होगी +1 के इक्वली है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इन दोनों कोऑर्डिनेट मान लो भाई, इसका कोऑर्डिनेट और इन दोनों का कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया भाई, एक के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए r1 से, और इसका जो कोऑर्डिनेट आपको सॉरी पोजीशन वेक्टर हमने r1 और r2 को क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा r2। अब जो ये सोर्स चार्ज है ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर लाई करता है तो फोर्स किस साइड में लगेगा, इस साइड में लगेगा फोर्स, क्योंकि इसे रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी साइड के अंदर चली जाएगी। अब देखो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू में क्या मान लूंगा r12, यानी जो हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा इसका वो क्या जाएगा r12 आ जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू क्या निकालनी, फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल वही फार्मूला में लगाना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और सबसे पहले F की क्या वैल्यू आई, कूलम्ब फोर्स की 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई r12 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इनटू में डायरेक्शन दिखाने के लिए सी के लॉन्ग डायरेक्शन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा r12 का यूनिट वेक्टर। हमारे पास ये क्या गया, फोर्स आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या कर दो, पुट कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई r12 वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में r12 यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, क्यू नॉट कर दिया। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गई भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में r12 यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर हमने इसको क्या दिखाया, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिखाया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे भाई। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर होगा r12 वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी r2 वेक्टर लॉ ऑफ फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी वेक्टर्स वाला लगाएंगे। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों वेक्टर बैक टू बैक जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो रिजल्टेंट में से इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई। तो r2 माइनस r1 वेक्टर होगा। अगर मैं इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालता हूं भाई इसकी, तो r12 यूनिट वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या होती है, r12 का वेक्टर डिवाइड बाई r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। r12 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये वैल्यू अगर हम यहां पर पुट अप करते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, तो सेकंड इक्वेशन के अंदर जब हम ये वैल्यू पुट अप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या डिवाइडेड बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखना भाई, इसके अंदर नहीं करना क्योंकि फ्री मैग्नीट्यूड के अंदर चला जाएगा, और यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। तो नीचे इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, यानी यहाँ पर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी ना इस यूनिट वेक्टर की, ये वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पर पुट अप कर दी। अब नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, क्यूब हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वो डिवाइडेड बाई r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू में क्या होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आती है भाई, कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू निकाल के दिखा दी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब ये क्यूब के अंदर कब आती है, जब हम इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम इस यूनिट वेक्टर को एज इट इज रखते हैं
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, स्क्वायर वाला आर स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो यहां से देखो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये तो हमारा क्या होता है, सोर्स चार्ज, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, नीचे आर स्क्वायर है, और ऊपर वाला जो ये है ये सिर्फ किसके लिए है, ये तो हमने डायरेक्शन के लिए दिखाया था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जो अगर डिस्टेंस हमारे पास सेम होगी, यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ ये हमने क्या ले लिया, एक सोर्स चार्ज ले लिया, अगर आर की वैल्यू फिक्स है हर चीज के लिए, तो फिक्स होगी तो क्या होगा, इसके चारों तरफ अगर आर की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं तो एक सर्कल सा बना सकते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर आएंगे, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे में क्या पता लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो हमारे पास सिंगल चार्ज की वजह से वो क्या हो जाएगी, स्फेरिकली सिमेट्री हो जाएगी। तो स्फेरिकली सिमेट्री का क्या मतलब है, स्फेरिकली सिमेट्री यही होती है कि हर डायरेक्शन के अंदर उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो स्फेरिकली सिमेट्री होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके लिए, एक स्फेरिकल, एक सिंगल चार्ज के लिए, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्री। अब उसके बाद हमारे पास क्या आती हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब ग्रुप ऑफ चार्जेस हमारे पास क्या होता है, ये तो सिर्फ हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से दिखाया था, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हमारे पास क्या आएगी कि बहुत सारे चार्जेस हम लेंगे उसके अंदर। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे भाई, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए क्या है, हमारा वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आ जाता है जो हमने कूलम्ब्स फोर्स के अंदर किया था। ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो इसके अंदर देखो अब हमारे पास क्या होगा, इसी तरह डायग्राम हम बना सकते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई और ये जेड, ये हमने इसका सेंटर पॉइंट मान लिया ओ। अब यहां पर हम क्या करते हैं, बहुत सारे सोर्स रख देते हैं भाई, Q1, ठीक है, Q2, Q3, और यहां पर हम क्या कर देते हैं, अपना एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं प्लस Q0। अब इन सभी के या फिर प्लस Q0 को हम थोड़ा यहाँ पर ले लेते हैं, डायग्राम अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर हमने रख दिया भाई प्लस Q0। अब इस Q0 के ऊपर हमें क्या दिखाना होता है, टोटल चार्ज दिखाएंगे। तो हमने ये पोजीशन वेक्टर मान लिया भाई, इसका R1 मान लिया, Q2 का मान लिया R2, Q3 का मान लिया R3, और इस Q0 का हमने क्या मान लिया, R0 मान लिया। अब ये तीनों क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाएंगे तो इसका फोर्स इस तरफ लगेगा F1, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इस तरफ चली जाएगी। सेकंड लगाएगा फोर्स इस तरफ लगाएगा तो वो हो जाएगा F2, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी तरफ हो जाएगी। फिर थर्ड लगाएगा, वो भी क्या लगाएगा, F3, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, इसी तरफ हो जाएगी भाई। तो टोटल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करके हमें बतानी है। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला वही लगेगा ये कि E इज इक्वल टू F बाई में Q0। अगर मैं F1 की बात करता हूं तो F1 मेरे पास क्या आएगा, 1/4 sin नोट Q1 Q0 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा भाई, यहां से क्या हुआ R1 नोट, इसका स्क्वायर और इनटू में R1 नोट का यूनिट वेक्टर। देखो R1 नोट क्या होगा, अगर हम फर्स्ट से क्या नोट की तरफ जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या दिखाएंगे, R1 नोट से। सेकंड वाली को किससे दिखा देंगे भाई, R2 नोट से दिखा देंगे, और थर्ड वाली क्या दिखा देंगे, R3 नोट से दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस है ये। अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालता हूं E1, तो E1 मेरे पास क्या होगी, Q नोट हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/4 Q डिवाइडेड बाई Q नोट डिवाइडेड बाई R1 नोट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में R1 नोट का यूनिट वेक्टर डिवाइड बाई Q नोट से Q नोट कैंसिल। E1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाई 4 Q1 डिवाइडेड बाई R1 नोट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में R1 नोट का यूनिट वेक्टर। अब इसी तरह देखो सिमिलरली सेकंड जो चार्ज होगा,
क्या नोट तो सभी के अंदर कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, क्या वन इसमें बचा है, क्या टू क्या बचेगा, नेक्स्ट वाले में बचेगा। तो E2 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ भाई, E2 की वैल्यू मैंने लिख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या टू डिवाइडेड बाई R2 नोट वेक्टर के मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू में R2 नोट का यूनिट वेक्टर। इसी तरह E3 लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 3 डिवाइडेड बाई R3 नोट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में R3 नोट का यूनिट वेक्टर। अब देखो ये हमारे पास टोटल है, तीनों की हमने अलग अलग निकाली। अगर हम यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं E, तो क्या हो जाएगा भाई, तीनों की हम वेक्टरली ऐड कर देंगे E1 E2 प्लस E3 प्लस जहां तक भी हम चार्जेस लेके जा सकते हैं अपने इनफाइनाइट तक या नंबर्स तक जितने भी एज्यूम करेंगे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों के अंदर कॉमन है तो मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया, ये फैक्टर तीनों के अंदर कॉमन है, बाहर निकाल दिया। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा क्या 1 डिवाइडेड बाई R1 नोट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में R1 नोट का यूनिट वेक्टर प्लस क्या 2 डिवाइड बाई R2 नोट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में R2 नोट का यूनिट वेक्टर, फिर प्लस क्या 3 डिवाइडेड बाई R3 नोट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में R3 नोट का यूनिट वेक्टर। इस तरह क्या हो गई, जहां तक हम लेके जाना चाहते हैं वहां तक हम इनको ले जा सकते हैं। अब टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो n नंबर तक जाएगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सभी को कंबाइन करके हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसके ऊपर समेशन लगा देता हूं, यानी कि समेशन का मतलब क्या होता है, अगर इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं हम, तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या I डिवाइडेड बाई RI नोट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इनटू में RI नोट वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और I की वैल्यू हम लगा देते हैं 1 से लेकर कहां तक जा रही है, I की वैल्यू n तक जाती है। तो ये हमारे पास क्या आती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम यहाँ पर RI नोट की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं अगर आप चाहते हो तो। E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन एज इट इज, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो ये हो जाएगा क्या I डिवाइडेड बाई इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी भाई R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर, इसका क्या हो जाएगा क्यूब, और इनटू में देखो जब हम यूनिट वेक्टर को खोलेंगे तो नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा तो स्क्वायर पहले है, एक मैग्नीट्यूड बाद में आ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा R नोट वेक्टर माइनस RI वेक्टर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से अगर हम कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये आएगी, और वैल्यू नहीं पुट करते हैं सिंपली दिखाते तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारे आज के आते हुए टॉपिक्स थे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर। अगर आपको अच्छे से समझ में आया, कोई प्रॉब्लम हो या और कोई कुछ भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक और